नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में करेंगे अंकित वाडी सर की जो सामान्य अध्ययन की बुक है स्पेशली एसएससी जीडी के लिए। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखेंगे ये जो कि तीसरा पार्ट है हमारे, तीसरा नहीं सॉरी दोस्तों, चौथा पार्ट है ये हमारा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आज ही सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। दोस्तों तो देखते हैं अपने अगले पार्ट को। एसएससी जीडी का जो सामान्य अध्ययन की बुक है उसका अगला पार्ट है। प्रश्न नंबर 155 देखेंगे। नालंदा किस धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान था? तो दोस्तों नालंदा बौद्ध धर्म का प्राचीन प्राचीन शिक्षण संस्थान था। तो आगे इसकी व्याख्या देखेंगे। अगला प्रश्न, नालंदा बौद्ध धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान था, इसकी स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 156। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी किसी राज्य और उससे संबंधित संबंधित कला शैली को दर्शाती है? ऑप्शन ए तमिलनाडु उड़ीसी, उत्तर प्रदेश कथक, पंजाब मोहिनीअट्टम, असम कथकली। तो दोस्तों इसमें सही बताना है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश कथक। तो देखते हैं इसमें कुछ व्याख्या देखेंगे। तमिलनाडु का जो नृत्य है वह भरतनाट्यम है, उत्तर प्रदेश का कथक, पंजाब का गिद्दा भांगड़ा, असम का सत्रिया और केरल का मोहिनीअट्टम, उड़ीसा का ओडिसी है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 157 है। सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल की मूर्ति में डाली गई थी दोस्तों, किस में डाली गई थी वो? ऑप्शन ए पीतल, बी कांस्य, सी तांबा, डी लोहा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कांस्य। इसकी व्याख्या देखेंगे। व्याख्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल की मूर्ति कांस्य में बनी थी। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो के एक घर से प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 158 है। मुगल बादशाह अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सिकंदरा। इस ऑप्शन नंबर सी सिकंदरा में स्थित है। व्याख्या देखेंगे। अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। औरंगाबाद में औरंगजेब की पत्नी बीबी का मकबरा स्थित है। अजमेर में सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 159। उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर वास्तुकला की शैली है? तो दोस्तों उत्तर भारत में कौन सी है? तो इसका सही आंसर है उत्तर भारत में जो नागर शैली है वह प्रचलित है उत्तर भारत में। उत्तर भारत में मंदिर वास्तुकला की नागर शैली प्रचलित है। मध्य भारत में जो वैसर शैली है दोस्तों, यहाँ वैसर होगा, जबकि जो दक्षिण में द्रविड़ शैली प्रचलित है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 160 है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो दोस्तों भांगड़ा भांगड़ा ये एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है। भांगड़ा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है, जबकि कथकली, ओडिसी, मोहिनीअट्टम ये सभी भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं। अगला प्रश्न है 161। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग को सुरक्षित करने के लिए क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत में आया था? तो इसका सही आंसर है 1942 में आया था भारत में क्रिप्स मिशन। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग को सुरक्षित करने के लिए क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया। इसके अध्यक्ष स्टैफोर्ड क्रिप्स थे जो लेबर पार्टी से संबंधित थे। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को दिवालिया बैंक के नाम आगामी तारीख का चेक कहकर संबोधित किया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 162। प्राचीन शहर लोथल जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है गुजरात, ऑप्शन नंबर डी। लोथल भारत के गुजरात राज्य में स्थित एक पुरातात्विक स्थल तथा प्राचीन बंदरगाह है। यह भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज डॉक्टर SR राव ने की थी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 163। संगम साहित्य किस भारतीय भाषा में लिखा गया है? तो इसका सही आंसर है तमिल भाषा में। संगम साहित्य तमिल भाषा में लिखा गया है। शस्त्र और गोला बारूद रखने और उसके उपयोग को नियंत्रण करने वाला शस्त्र अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? इसका सही आंसर है 1959 में। 1959 में शस्त्र और गोला बारूद रखने और उसके उपयोग को नियंत्रित करने वाला शस्त्र अधिनियम पारित हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 165। 1950 में भारतीय संविधान द्वारा देश को शासित करने वाले मौलिक दस्तावेज के रूप में किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया गया था?
इसका सही आंसर है भारत शासन अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। 1950 में भारतीय संविधान द्वारा देश को शासित करने वाले मौलिक दस्तावेज के रूप में भारत सरकार अधिनियम 1935 को प्रतिस्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 166। ऋग्वेद को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 10 मंडलों में। ऋग्वेद को 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। इसमें से 2 से 7 तक प्राचीनतम अंश हैं। प्रथम और दसम मंडल उसके सबसे बाद में जोड़े गए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 167 है, निम्नलिखित में से पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी थी? तो दोस्तों पल्लव राजवंश की राजधानी बतानी है, तो इसका सही आंसर है कांचीपुरम थी। पल्लव राजवंश की राजधानी कांचीपुरम थी। मदुरई पांड्य वंश की राजधानी थी, और जो तंजौर चोल राजवंश की राजधानी थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 168, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो इसका सही आंसर है बम्बई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। इसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे। इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 169, ऐतिहासिक फव्वारा गुलजार हौज निम्न में से किस शहर में स्थित है? तो इसका सही आंसर है हैदराबाद में स्थित है। ऐतिहासिक फव्वारा गुलजार हौज हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 170 है, 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के समय थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन विराजमान था? तो इसका सही आंसर होगा हर्षवर्धन विराजमान था। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साल थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर हर्षवर्धन विराजमान हुए। चंद्रगुप्त द्वितीय 4वीं शताब्दी के गुप्त वंश के शासक थे। राजेंद्र चोल जो कि पहली यानी कि राजेंद्र चोल प्रथम 11वीं के महान चोल शासक थे। और कृष्णदेव 16वीं शताब्दी के विजयनगर के शासक थे। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 171 है, भारतीय इतिहास के मध्यकाल के कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखी थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है अवधी भाषा में लिखी थी। मध्यकाल के कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस अवधी में लिखी थी, जबकि मध्यकालीन राजकीय भाषा फारसी थी। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 172, ऐतिहासिक स्मारक तलातल घर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है असम। तलातल घर ऐतिहासिक स्मारक तलातल घर असम राज्य में स्थित है। उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है। विक्टोरिया मेमोरियल पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 173 है, भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है पुडुचेरी। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी पुडुचेरी थी। पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी कोचीन थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 174, प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है पुरापाषाण काल कहा जाता है उसको। प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को पुरापाषाण काल कहा जाता है। धातुओं में सबसे पहले तांबा आगमन के काल को ताम्रपाषाण युग कहते हैं। अगला प्रश्न है, फ्रांस यात्री फ्रांसवा वर्नियर किस वर्ष भारत आया था? तो इसका सही आंसर होगा 1656 ईस्वी में। 1656 ऑप्शन नंबर ए। फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा वर्नियर 1656 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां के काल में आया था। इसने मुगल साम्राज्य का उल्लेख इतिहास ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर में किया है। प्रश्न नंबर 176 है, नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी? तो इसका सही आंसर है 241 मील दूरी उन्होंने तय की थी। नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग 241 मील की दूरी तय की थी। नमक सत्याग्रह की शुरुआत 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 177, अजमेर में उर्स महोत्सव किस सूफी संत की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की याद पुण्यतिथि पर अजमेर में उर्स महोत्सव ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। हजरत निजामुद्दीन का मकबरा दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाजा किस वर्ष बनवाया था? तो दोस्तों इसमें उत्तर सही नहीं दिया गया है कोई भी।
तो इसमें कोई भी उत्तर सही नहीं है। तो देखेंगे हम इसमें 1572 ईस्वी में 1572 ईस्वी में अकबर द्वारा गुजरात विजय की स्मृति में राजधानी फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया गया था। तो दोस्तों इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, आयोग के द्वारा सभी को इसमें 1 नंबर दिया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 189, सॉरी दोस्तों 179 है। पुस्तक द इंडिया ऑफ माई ड्रीम के लेखक कौन है? अगला इसमें देखेंगे कौन है, ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, तो इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। इसकी व्याख्या देखेंगे। पुस्तक द इंडिया ऑफ माई ड्रीम के लेखक महात्मा गांधी हैं। राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक की रचना की। जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत विभाजन नामक किताब की रचना की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 180, लॉर्ड कर्जन की निगरानी में बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों 1905 में हुआ था बंगाल का विभाजन। अगला इसमें देखेंगे, लॉर्ड कर्जन की निगरानी में बंगाल के विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को हुई थी और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 181 है, मजम उल बहरैन पुस्तक लिखने वाला मुगल शासक कौन था? तो इसका सही आंसर है दारा शिकोह। मजम उल बहरैन पुस्तक लिखने वाला मुगल शासक दारा शिकोह थे। बाबर ने तुजुक ए बाबरी नामक पुस्तक की रचना तुर्की भाषा में की थी। हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा नामक पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 182, भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हेलियोडोरस स्तंभ किस भारतीय शहर में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है विदिशा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हेलियोडोरस स्तंभ विदिशा में स्थित है। इसका निर्माण 110 ईसा पूर्व में हेलियोडोरस ने कराया था। इस स्तंभ को गरुड़ ध्वज या गरुड़ स्तंभ भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 183, प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिलवस्तु के शासक कौन थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए शाक्य थे। बौद्ध काल के दौरान कपिलवस्तु के शासक शाक्य थे। वैशाली शासक लिच्छवी थे। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 184 है, असम के अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच हुई सरायघाट की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर है 1671। ऑप्शन नंबर ए सरायघाट का युद्ध 1671 ईस्वी में मुगल साम्राज्य और अहोम साम्राज्य के बीच हुआ था। मुगलों द्वारा असम में अपने साम्राज्य का विस्तार करने के प्रयास में अंतिम लड़ाई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 185, भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको कहा जाता है अगम सूत्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को अगम सूत्र कहा जाता है। श्रुति सूत्र कल्प सूत्र का भाग है जिसमें यज्ञ संबंधी नियम बताए गए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 186, भारत और पाकिस्तान द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न और निशान ए पाकिस्तान को पाने वाले एकमात्र भारतीय नेता कौन है? तो इसका सही आंसर है मोरारजी देसाई एकमात्र नेता है। इसकी व्याख्या देखेंगे। इसकी व्याख्या है, मोरारजी देसाई भारत और पाकिस्तान द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न और निशान ए पाकिस्तान पाने वाले एकमात्र भारतीय नेता हैं। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 187 है, सिंधु घाटी नई प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गृह था। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है रूस इनमें से एक नहीं है। अब इसमें देखेंगे, मेसोपोटामिया मिस्र भारत बलूचिस्तान सिंधु घाटी सभ्यता की बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं के गृह थे, जबकि दक्षिण एशिया इसमें शामिल नहीं था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 188, किस अमेरिकी पत्रकार ने धरसाड़ा में नमक सत्याग्रह विरोध प्रदर्शन को कवर किया? तो इसका सही आंसर है बेब मिलर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अमेरिकी पत्रकार बेब मिलर ने धरसाड़ा में नमक सत्याग्रह विरोध के प्रदर्शन को कवर किया था। धरसाड़ा सत्याग्रह मई 1930 में हुआ था। कार्ल वर्नस्टीन अमेरिकी पत्रकार और लेखक थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 189, मराठा साम्राज्य के संस्थापक राजा शिवाजी को किस स्थान पर छत्रपति के खिताब से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर है रायगढ़। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। मराठा साम्राज्य के संस्थापक राजा शिवाजी ने रायगढ़ में 14 जून 1674 ईस्वी में
काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट से अपना राज्याभिषेक कराया तथा छत्रपति की उपाधि धारण की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 190। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पाली कैनन किस धर्म का मूल ग्रंथ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बौद्ध धर्म का है। अगला इसमें देखेंगे व्याख्या। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पाली कैनन बौद्ध धर्म का मूल ग्रंथ है। भगवती सूत्र जैन धर्म का मूल ग्रंथ है। पारसी धर्म का मूल ग्रंथ जैन अवस्था है। ताओ धर्म का मूल धर्म ताओ ते चिंग या दाओ दे जिंग है। और अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 191 है। वाराणसी किला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है उड़ीसा राज्य में स्थित है वाराणसी किला। अगला प्रश्न है रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्लेटो। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक प्लेटो हैं। और अरस्तु के द्वारा लिखी गई पुस्तक है पॉलिटिक्स। प्लेटो को सुकरात का शिष्य या अरस्तु का गुरु कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 193। ब्रिटिश संसद में सांसद बनने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। जमशेदजी टाटा ने 1907 में भारत के पहले स्टील प्लांट की स्थापना की थी। बीकाजी कामा जर्मन के स्टुटगार्ट नामक नगर में भारत का प्रथम तिरंगा झंडा फहराने के लिए प्रसिद्ध हैं। कौन? बीकाजी कामा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 194। भारतीय महिला की सबसे पहली ज्ञात आत्मकथा कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है अमर जीवन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है अमर जीवन इसका सही आंसर है। भारतीय महिला की सबसे पहली ज्ञात आत्मकथा अमर जीवन है। अमर जीवन आत्मकथा बंगाली लेखिका रस सुंदरी देवी के द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 195। 1774 में सर्वोच्च न्यायालय को किस शहर में फोर्ट विलियम को शीर्ष न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है कोलकाता में। 1774 में सर्वोच्च न्यायालय को कोलकाता के फोर्ट विलियम में शीर्ष न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया था। इसके पहले न्यायाधीश सर इलियास इम्पे थे, जो कि भारत के पहले जज हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 196। 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है महमूद लोदी को हराया था। इसमें देखेंगे व्याख्या। बाबर ने 6 मई 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने महमूद लोदी को हराया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 197। घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम नंद शासक घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता है। अशोक बिंदुसार का पुत्र था। अभिलेखों में अशोक को देवनाम प्रिय या देवानाम तथा देवानाम प्रियवशी उपाधियों से विभूषित है। कुणाल अशोक का पुत्र था। इसे दिवावसान में धर्म विवर्धन कहा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 198 है। दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य किस राजा द्वारा स्थापित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा हरिहर प्रथम के द्वारा स्थापित किया गया था। दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर प्रथम एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की थी। बिंदुसार मौर्य सम्राट अशोक के पिता थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 199 है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त ग्वालियर टैंक मैदान में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इसका सही आंसर है अरुणा आसफ अली। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त ग्वालियर टैंक मैदान में भारत का राष्ट्रीय ध्वज अरुणा आसफ अली ने फहराया था। मांतगिनी हाजरा भारत की क्रांतिकारी थी। उन्हें गांधी बुद्धि के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 200। किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सेवक की भर्ती के लिए आधार के रूप में खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था लागू की, जिसका अर्थ था कि भारतीय सिविल सेवा उनके लिए खुल गई है?
तो दोस्तों इसका सही आंसर है 1853 के चार्टर एक्ट। 1853 के चार्टर के तहत 1853 का जो चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सेवकों की भर्ती के लिए एक आधार के रूप में खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था लागू की गई, जिसका अर्थ था कि भारतीय सिविल सेना सबके लिए खुल गई है। पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784 ईस्वी में आया था। प्रश्न नंबर 201 है, 326 बीसी में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है झेलम नदी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। 326 बीसी में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। इसे हाइडेस्पीस का युद्ध भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 202 है, कौन सी लिपि कन्नड़ और तेलुगु की लिपि के तौर पर विकसित हुई? तो इसका सही आंसर है कदम्ब। कदम्ब इसका सही आंसर है। कन्नड़ लिपि कन्नड़ और तेलुगु की लिपि के तौर पर विकसित हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 203, करनाल का युद्ध 1739 फारसी बादशाह नादिर शाह ने किसे हराकर जीता? तो इसका सही आंसर है मुगल शासक मोहम्मद शाह। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। करनाल का युद्ध 1739 में फारसी बादशाह नादिर शाह ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को हराकर जीता था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 204, भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। दादाभाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन इंडिया ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 205, हरकन्या वंश के उस शासक का नाम बताइए जो अजातशत्रु का पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्र की नींव रखी थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा उदयन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है उदयन। पाटलिपुत्र की स्थापना हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने की थी। महानंदिन शिशुनाग वंश का शासक था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 206, ग्रेट ब्रिटेन की संसद का कौन सा कानून भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की पूरी जांच और मरम्मत करने की ओर लक्षित है? तो इसका सही आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की पूरी जांच और मरम्मत करने की ओर लक्षित था। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम के बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। 1861 के अधिनियम के द्वारा वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 207, भारत रत्न प्राप्त करने वाले उस सुधारक और शिक्षक थे जिन्होंने स्त्रियों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो कौन थे दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गौड़ो केशव कर्वे। गौड़ो केशव कर्वे भारत रत्न प्राप्त करने वाले एक समाज सुधारक और शिक्षक थे जिन्होंने स्त्रियों की शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डी के कर्वे ने भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की नींव रखी थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 208, चोल साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए जिसने तंजौर पर कब्जा किया और जिसके बाद आदित्य प्रथम राजा बना? तो दोस्तों इसका सही आंसर है विजयालय। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है विजयालय। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी जिसने तंजौर पर कब्जा किया और इसके बाद आदित्य प्रथम राजा बना। चोल पल्लवों के सामंत थे। चोल वंश की राजधानी तंजावुर थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 209, 1773 के विनियमन अधिनियम के दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। कौन सा अधिनियम जो ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है पिट्स इंडिया एक्ट 1784-1773 के विनियमन के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 210, अमरोहा के युद्ध 1305 में दिल्ली सल्तनत को किसने ऊपर विजय प्राप्त की? सल्तनत को किसके ऊपर विजय प्राप्त हुई? तो दोस्तों इसका सही आंसर है मंगोल सेना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है मंगोल सेना। अमरोहा के युद्ध 1305 में दिल्ली सल्तनत की मंगोल सेना के ऊपर विजय प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न 211 है, भारत सरकार अधिनियम 1919 23 दिसंबर 1919 से लागू हुआ। इस अधिनियम में सिफारिश किए गए सुधारों को शामिल किया गया।
तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। भारत सरकार अधिनियम 1919 जो 23 दिसंबर 1919 से लागू हुआ था, इस अधिनियम में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की सिफारिश पर किए गए सुधारों को शामिल किया गया। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। 1919 के एक्ट के माध्यम से लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 212 है, वह पत्रिका जिसमें महात्मा गांधी ने उल्लेख किया था कि वे चाहते थे कि संविधान ऐसा करे। तो दोस्तों इसका सही आंसर है यंग इंडिया। ऑप्शन नंबर ए पत्रिका थी यंग इंडिया। यंग इंडिया पत्रिका में महात्मा गांधी ने उल्लेख किया था कि वे चाहते थे कि संविधान ऐसा करे। गांधी जी ने हरिजन शब्द का प्रयोग हिंदू समाज के उन लोगों के लिए किया जो सामाजिक रूप से बहिष्कृत माने जाते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 213, विश्वामित्र का टीला किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हरियाणा। ऑप्शन नंबर बी विश्वामित्र का टीला हरियाणा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो सही आंसर है इसका सरदार पटेल पुरस्कार। ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में योगदान के लिए सरदार पटेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। गीता चोपड़ा पुरस्कार राष्ट्रीय वीरता के क्षेत्र में दिया गया है। तिलक पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 215, किस कार्यक्रम को यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में चिन्हित किया गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कुंभ मेला। कुंभ मेले को यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में चिन्हित किया गया है। सूरज कुंड मेला हरियाणा में आयोजित होता है। पुष्कर मेला राजस्थान में आयोजित होता है और तारनेतर मेला गुजरात में आयोजित होता है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 216, भारतीय दर्शन की 6 विचारधाराओं में से निम्नलिखित में से कौन सा एक है। तो इसका सही आंसर है वेदांत। वेदांत इन चारों ऑप्शन में से एक सही है। भारतीय दर्शन की 6 विचारधारा हैं। एक है न्याय दर्शन और दूसरी वैशेषिक दर्शन, तीसरी सांख्य दर्शन, चौथी योग दर्शन, पांचवी मीमांसा दर्शन और छठवीं है वेदांत दर्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 217, 1930 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में B.R. अम्बेडकर ने क्या मांग की थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की उन्होंने मांग की थी। अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें सॉरी दोस्तों व्याख्या देखेंगे। 1930 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दलितों के लिए एक पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था। अगला प्रश्न देखेंगे 218 है, इंडिया विंग्स फ्रीडम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका सही आंसर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इंडिया विंग्स फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखी गई है। सुभाष चंद्र बोस ने इंडिया स्ट्रगल पुस्तक लिखी है। महात्मा गांधी के द्वारा हिंदू स्वराज नामक पुस्तक यानी किताब लिखी गई है। राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 219, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सबसे प्राचीन रूप कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ध्रुपद। इसका सही आंसर है, इसकी व्याख्या देखेंगे। ध्रुपद हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सबसे प्राचीन रूप है। ध्रुपद के निर्माता स्वामी हरिदास हैं। गजल और कव्वाली के जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। सूफियाना कलाम एक सूफी समारोह है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 220, चेराल किस राज्य की एक पुरानी पारंपरिक नृत्य शैली है। तो इसका सही आंसर है मिजोरम की पारंपरिक शैली है एक चेराल मिजोरम राज्य की एक पुरानी पारंपरिक नृत्य शैली है। नागालैंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य मुर्गा नृत्य है नागालैंड का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 221, केरल में व्यापारिक स्टेशन शुरू करने के लिए पहले कौन आए थे। तो इसका सही आंसर है पुर्तगाली व्यापारी सबसे पहले आए थे। केरल में व्यापारिक स्टेशन की शुरुआत सबसे पहले पुर्तगालियों ने की थी। अंग्रेज व्यापारियों ने सबसे पहले सूरत को व्यापारिक अड्डा बनाया। डचों ने मसूलीपट्टनम को अपना पहला व्यापारिक स्टेशन बनाया। फ्रांसीसियों ने सूरत को पहला व्यापारिक केंद्र बनाया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 222, चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर विजय के प्रतीक विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया। तो इसका सही आंसर है राणा कुंभा। ऑप्शन नंबर बी चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर विजय के प्रतीक विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने कराया था। यह
राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 223, किस मुगल सम्राट ने सुलह कुल के विचार पर जोर दिया? सुलह एक कुल के विचार पर, तो इसका सही आंसर है अकबर ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सॉरी दोस्तों, इसकी व्याख्या है, अकबर ने सुलह कुल के विचार पर जोर दिया। बाबर ने 1528 के चंदेरी युद्ध के अवसर पर जिहाद का नारा दिया था। मुगल बादशाहों में हुमायूं ही एकमात्र शासक था जिसने अपने भाइयों में साम्राज्य का विभाजन किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 224, रोलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया? तो इसका सही आंसर है 1919, ऑप्शन नंबर बी। रोलेट एक्ट भारत में 1919 में लागू किया गया था। रोलेट अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जितने दिन तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी, इसलिए इस कानून को बिना वकील बिना दलील का कानून कहा गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 225, किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को खत्म किया? तो दोस्तों इसका सही आंसर है लॉर्ड हेस्टिंग्स, सॉरी दोस्तों लॉर्ड वेंटिंग के द्वारा यह किया गया था। इसमें देखेंगे लॉर्ड वेंटिंग ने 1829 में सती प्रथा समाप्त किया था। लॉर्ड डलहौजी ने व्यपगत होगा यहाँ, व्यपगत सिद्धांत की शुरुआत की थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। लॉर्ड हेस्टिंग ने पिंडारियों का दमन किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 226, केसर सांगा है। केसर सांगा क्या है? ऑप्शन नंबर डी, तिब्बती महाकाव्य है केसर सांगा। इसकी व्याख्या देखेंगे, केसर सांगा तिब्बती महाकाव्य है। तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम है और कोंकणी महाकाव्य कामोपनपवन और बांग्ला महाकाव्य तिलोत्तमा है, तिलोत्तमा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 227 है, कौन सा स्मारक बादशाह औरंगजेब के बेटे आजम शाह द्वारा बनवाया गया था? तो इसका सही आंसर है बीबी का मकबरा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। बीबी का मकबरा औरंगजेब के बेटे आजम शाह द्वारा बनवाया गया है। नीला गुम्बद दिल्ली में अब्दुल रहीम खाने खाना ने बनवाया था। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनवाया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 228, प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर है मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 229, राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में कौन सा किला अपने कलात्मक हिंदू शैली के तत्वों के लिए जाना जाता है और यह विश्व धरोहर स्थल भी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अंबर का किला। राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में अंबर का किला अपनी कलात्मक हिंदू शैली के तत्वों के लिए जाना जाता है और यह विश्व धरोहर भी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 230, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था? तो दोस्तों दिसंबर 1931, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 231, सॉरी दोस्तों इसका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक लंदन में हुआ। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 तक चला। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया था। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 231 है, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किसने बनवाया? तो दोस्तों इसका सही आंसर है अकबर ने बनवाया। अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में राजधानी फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया। शाहजहां ने आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 232 है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? जो देश स्थायी पैमाने पर आयोजित पहला जन आंदोलन था? तो इसका सही आंसर है अगस्त 1920, ऑप्शन नंबर डी में किया गया था। अगस्त 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी, जो देशव्यापी पैमाने पर आयोजित पहला जन आंदोलन था। इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी यानी गांधी जी ने अपने केसरे हिंद, जुलू युद्ध पदक और लोअर पदक वापस कर दिया था। 5 फरवरी 1922 का चौरी चौरा नामक स्थान पर एक भयानक घटना घट गई, जिसमें महात्मा गांधी जी ने शीघ्र आंदोलन को समाप्त कर दिया। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 233 है, 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कनाडा में किया गया था। इसकी व्याख्या देखेंगे, 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कनाडा में हुआ था।
पहले इस खेल का नाम ब्रिटिश एम्पायर गेम्स था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 234 है, निम्न में से सिखों का कौन सा धार्मिक स्थल भारत में नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ननकाना साहिब। ये ननकाना साहिब पाकिस्तान पंजाब प्रांत में स्थित है। नांदेड़ महाराष्ट्र में स्थित है। केसगढ़ साहिब पंजाब के रूपनगर जिले में स्थित है। पांवरा साहिब हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है 235, सत्याग्रह की शक्ति ने किस शक्ति पर जोर दिया? तो इसका सही आंसर है सत्य की शक्ति पर जोर दिया। सत्याग्रह की शक्ति में सत्यता पर जोर दिया गया है। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ होता है सत्य के लिए आग्रह करना। गांधी जी के नेतृत्व में 1917 में चंपारण सत्याग्रह भारत में ही किया गया पहला सत्याग्रह था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पंजाब के अमृतसर में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में। 237 है प्रश्न नंबर, को यानी किसको ब्रिटिश शासन में पहली भूमि की माप की एक इकाई के रूप में जाना जाता है? बंगाल में भूमि का आकार विविधता, अंग्रेजों ने इसे एकड़ के लगभग 1/3 के रूप में मानवीकृत किया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वीघा को। इसमें देखेंगे, इसकी व्याख्या देखेंगे। बीघा को ब्रिटेन शासन से पहले भूमि की माप की एक इकाई के रूप में जाना जाता था। बंगाल में भूमि का आकार विविधता, अंग्रेजों ने इसे एकड़ के लगभग 1/3 के रूप में मानकीकृत किया। अगला प्रश्न 238 है, भारत में उपनिवेश विरोधी आंदोलन के बढ़ने का परिणाम था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एकता का। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान में उपनिवेश विरोधी आंदोलन बढ़ने का परिणाम एकता था। अगला प्रश्न है 239, चौरी चौरा कांड किस आधुनिक राज्य क्षेत्र में हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान 5 फरवरी 1922 में कुछ लोगों की गुस्साई भीड़ ने गोरखपुर के चोरी के पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिसमें 23 पुलिस वालों की मौत हो गई थी, जिसके कारण महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा। अगला प्रश्न 240, बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली के दिमाग की उपस्थिति। तो दोस्तों किसके दिमाग की उपस्थिति? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड क्लाइव की। बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली लॉर्ड क्लाइव के दिमाग की उपज थी। द्वैध शासन की शुरुआत बंगाल में 1765 में की गई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1893 में स्थायी बंदोबस्त यानी जमींदारी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। लॉर्ड हेस्टिंग ने 1772 में बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति की। लॉर्ड रिपन ने भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 241, मुगल साम्राज्य के दौरान जजिया कर किस पर लगाया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है गैर मुस्लिम नागरिकों पर जजिया कर लगाया जाता था। मुगल साम्राज्य के दौरान जजिया कर गैर मुस्लिम नागरिकों पर लगाया जाता था। जजिया कर एक प्रकार का धार्मिक कर था, ब्राह्मणों को इससे छूट मिली हुई थी, जबकि दिल्ली सल्तनत के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 242, सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्राचीन नगर हड़प्पा और खुदाई के करने पर सामने आए थे? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्राचीन नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो खुदाई करने पर सामने आए। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंध के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न 243, स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वी रमन को दिया गया था। सी वी रमन एक भारतीय भौतिक शास्त्री थे। अगला प्रश्न 244 है, कोई सत्याग्रही अहिंसा द्वारा विजय प्राप्त कर सकता है यदि? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है अत्याचारियों की अंतरात्मा को प्रभावित करते हुए। अगला प्रश्न इसमें देखेंगे व्याख्या, इसकी व्याख्या देखेंगे, कोई भी सत्याग्रही अत्याचारियों की अंतरात्मा को अहिंसा द्वारा विजय प्राप्त कर सकता है। अगला प्रश्न 245, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के दौरान कीमतें लगभग दोगुनी हुई थी। दोस्तों इसमें बताना है क्या हुआ था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कीमतें लगभग दोगुनी हो गई थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1914 से 1918 के दौरान कीमतें लगभग दोगुनी हो गई थी। अगला प्रश्न है, आगा खान महल किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में स्थित है। आगा खान महल
महाराष्ट्र में स्थित है। इस महल को सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान तृतीय ने 1892 में बनवाया था। 247 है प्रश्न नंबर, ब्रिटिश शासकों ने भारत पर लगभग कितने वर्षों तक शासन किया? तो इसका सही आंसर है लगभग 200 वर्षों तक। ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटिश शासकों ने भारत में लगभग 200 वर्ष तक शासन किया। प्रश्न नंबर 248 है, एक व्यक्ति जो धार्मिक संस्थानों से राज्य को अलग करने की वकालत करता है उसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है धर्मनिरपेक्षवादी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है धर्मनिरपेक्षवादी। एक व्यक्ति जो धार्मिक संस्थानों से राज्य को अलग करने की वकालत करता है उसे धर्मनिरपेक्षवादी कहा जाता है। किसी अन्य धर्म के विरोध में अपना वक्तव्य प्रस्तुत करे उसे सांप्रदायिक कहलाता है। समाजवादी व्यवस्था में धन संपत्ति का स्वामित्व और वितरण समाज के नियंत्रण के अधीन रहते हैं। जो पुरुषों के समान शैक्षिक और पेशेवर अवसर स्थापित करना चाहते हैं उसे नारीवाद कहलाते हैं। तो दोस्तों हमारी जो प्राचीन इतिहास या फिर इतिहास का जो पोर्शन था सामान्य अध्ययन में, वो आज समाप्त होता है। तो अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए पोर्शन के साथ यानी नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।